ठीक है, सो लेट्स गेट ऑन टू द चैप्टर। आज अपनी एनसीईआरटीज ओपन कर लो, ठीक है। मैक्सिमम चीजें हमने एनसीईआरटी से ही रीड करनी है और साथ साथ समझाती जाऊंगी, बिल्कुल जैसे कैंसर किया था। क्लियर? चलो, सो एज आई सेड कि आज हमने बात करनी है एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स की, ड्रग्स की, अब्यूजेस की, ठीक है। भाई अब तो मत बोलो कि आवाज नहीं है। श्वेता अब तो आवाज आ गई होगी। गाइज एम आई 10,000 ATPs फ्रॉम मयंक, थैंक यू सो मच। थैंक यू केशव। चले, ऑल राइट, एनसीईआरटी इज रेडी, जल्दी से बता दीजिए। आदित्य अगर आवाज नहीं आ रही है एक बार रिफ्रेश कर लो बच्चे, क्योंकि मैं खुद चेक कर पा रही हूँ। ऐप मेरे सामने भी ओपन है, इट इज ऑल ऑडिबल एंड विजिबल, ठीक है। एनसीईआरटी इज रेडी, कूल, अनलिमिटेड एटीपीज, परफेक्ट। चलो फिर इन्हीं एटीपीज को खुद भी यूज कर लेना और पूरे जोश से स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सो गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। देखो कभी भी वर्ड अब्यूज आए तो इसका मतलब गलत इस्तेमाल हो रहा है ना। अल्कोहल का साइंटिफिकली मेडिकली भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं यानी जरूरत से ज्यादा उसको लिया जाता है तो इट विल हैव ऑफ कोर्स हार्मफुल इफेक्ट्स, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अब्यूजेस। ड्रग्स भी हम पढ़ेंगे, कई तरह के ड्रग्स हैं जिनका मेडिकल यूज है, लेकिन अगर वो प्लेजर के लिए लिए जाते हैं, गलत तरह के प्लेजर के लिए, ठीक है, सो दे आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी। तो लेट्स रीड एनसीईआरटी, जल्दी से एनसीईआरटी ओपन कर लो and read along with me. So see, surveys and statistics show that use of drugs and alcohol has been on the rise, especially among the youth. अच्छा, इसी पे क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ये क्वेश्चन एक, कि सबसे ज्यादा ये जो अब्यूजेस है अल्कोहल एंड ड्रग, ये कौन सी एज ग्रुप में देखे गए हैं। सो इट हैज बीन सीन बिटवीन 19 से 24 ईयर्स ऑफ एज, कि यहाँ पे अब्यूजेस स्टार्ट होते हैं और सबसे ज्यादा इसी एज ग्रुप में। क्लियर? अमंग द यूथ। सो 19 से 24 इयर्स की एज ग्रुप में ये अब्यूज सबसे ज्यादा है। Now this is really a cause of concern as it could result in many harmful effects. Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against these dangerous behavior patterns and follow healthy lifestyles. Drugs which are commonly abused are, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कौन कौन से ड्रग्स हमने पढ़ने हैं। ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स, एंड इसके अलावा भी जो और ड्रग्स हैं, आई विल बी टेलिंग यू देयर नेम्स, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट्स, मोस्टली ये प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं और कुछ एक फंजाई से भी। क्लियर? दीज आर द सोर्सेस। सो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब जरा अपनी कॉपी पेन खोल लेना और मेरे साथ क्लासिफिकेशन देख लेना कि ओवरऑल ड्रग्स को हम दो कैटेगरीज में गाइस क्लासिफाई करते हैं। सो वन is psychotropic drugs, and the second is psychedelic drugs. इन psychedelic drugs को commonly hallucinogens भी बोला जाता है, hallucinogens, ठीक है। Why do we call them hallucinogens? Because they cause hallucinations. Now let's understand what hallucinations are. देखो, हेल्यूसिनेशंस का मतलब होता है जैसे वो मूवीज में दिखाते हैं ना कि बॉटल में हीरोइन दिख रही है, या जो है नहीं वो दिखाई दे रहा है, दिन में तारे नजर आ रहे हैं, राइट। संजू मूवी सबने देखी होगी, तो वो हेल्यूसिनोजेंस दिखाए गए हैं उसमें। हेल्यूसिनोजेंस दे कॉज विजन ऑल्टरेशन, तो इसको विजन ऑल्टरिंग ड्रग्स भी कहा जाता है, विजन ऑल्टरिंग ड्रग्स, ठीक है। यूजुअली ड्रग्स की जो डिस्कवरी होती है दैट इज फॉर द मेडिकल पर्पस, मेडिसिनल पर्पस, लेकिन हेल्यूसिनोजेंस का कोई मेडिसिनल यूज नहीं है, ठीक है। नो मेडिसिनल यूज, दे आर प्योरली टेकन फॉर प्लेजर, नो मेडिसिनल यूज, एंड दे हैव वाइड साइड इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स इसके रहेंगे, ठीक है। अच्छा, हेल्यूसिनोजेंस के लिए एक स्टेटमेंट दी जाती है कि हेल्यूसिनेशंस क्या होती हैं। हेल्यूसिनोजेंस, यू सी साउंड्स, ऐसा लगता है कि आवाजें आपको दिखाई देंगी और जो कलर्स हैं वो आपसे बात कर रहे हैं। यू सी साउंड्स एंड यू हियर कलर्स, बेतुकी बात लग रही है और ऐसा ही इफेक्ट होता है। इज इट क्लियर? सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब हेल्यूसिनोजेंस की एग्जांपल्स देखो। हेल्यूसिनोजेंस की एग्जांपल
नंबर 1 वी हैव कैनाबिनॉइड्स. इसमें एग्जांपल्स आएंगी. कैनाबिनॉइड्स जो भांग से ऑब्टेन किए जाते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना है. ठीक है. देन LSD, लाइसर्जिक डाइइथाइल अमाइड. ठीक है, डाइइथाइल अमाइड, ये फंगस से ऑब्टेन, सॉरी LSD जो है, यस LSD. सो दीज आर द हेलुसिनोजेंस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. उसके बाद हम आते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स पे. तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स वो होते हैं जो विजन ऑल्टर नहीं करते. आप बिल्कुल अपने सेंसेस में रहते हो, लेकिन या तो ये डिप्रेसेंट होंगे तो थोड़ी सी बेहोशी कर सकते हैं, नींद आ सकती है, या आप शांत से हो जाते हो. ठीक है, लगता है सब ठीक चल रहा है, या फिर एकदम से एनर्जी रश आता है, तो स्टिमुलेंट्स भी हो सकते हैं. सो इसको हम क्लासिफाई करेंगे into 3 categories. One is sedators. Sedators होते हैं जिनसे नींद आती है. एंड ट्रैंक्विलाइजर्स. ट्रैंक्विलाइजर से नींद नहीं आएगी लेकिन मन शांत होता है. ठीक है, जिनको एंग्जाइटी रहती हो उनको दिए जाते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स. ठीक है, जिनको नींद ना आती हो उनको सेडेटर्स दिए जाएंगे. देन वी हैव डिप्रेसेंट्स. ठीक है, डिप्रेसेंट्स ये बॉडी एक्टिविटीज, बॉडी फंक्शंस को डिप्रेस करेगा, स्लो डाउन करेगा. हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट सब स्लो डाउन करता है, ढीली ढीली सी बॉडी लगेगी. एंड देन वी हैव स्टिमुलेंट्स. स्टिमुलेंट का मतलब एकदम से एनर्जी रश आता है. जैसे कॉमनली हम चाय पीते हैं नींद खोलने के लिए, है ना, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, इनके अंदर कैफीन है. तो कैफीन क्या है? स्टिमुलेंट है. इसके अलावा और भी कौन कौन सी चीजें हैं जो स्टिमुलेंट्स है? लेट्स सी दैट. सो द एग्जांपल्स हियर आर, देखो सेडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स में जो हमारे पास एग्जांपल आपने याद करनी है, दैट इज बेंजोडाइजेपाइन्स. ये चार्ट साथ साथ बनाते जाओ. ठीक है, क्योंकि इन पे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है. गिव द एग्जांपल्स ऑफ, नीट के लिए भी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी. दीज आर द सेडेटिव्स. इसमें एग्जांपल आ जाएगी वेलियम. ठीक है. देन डिप्रेसेंट्स में, अब देखो डिप्रेसेंट्स में वी हैव ओपियोइड्स. डिप्रेसेंट्स में वी हैव ओपियोइड्स. ओपियोइड्स की अब जो एग्जांपल्स हैं, वन इज, see one example of opioids is opium. एक एक करके इनके बारे पढ़ते जाएंगे. ओपियम से ऑब्टेन होगा फिर मॉर्फिन. ठीक है. देन हेरोइन, पिथिडीन. ये थोड़े से एक्स्ट्रा नाम बता रही हूँ. मेन आपको ओपियम और मॉर्फिन याद रखना है. इज इट क्लियर? ओपियम, मॉर्फिन, हेरोइन, पिथिडीन, मेथाडोन. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. और ये सारे क्या हैं? आपके डिप्रेसेंट्स हैं. इनसे हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट सब कुछ डिप्रेस हो रहा है. कमिंग ऑन टू द स्टिमुलेंट्स, नाम से पता लग रहा है स्टिमुलेंट्स जो होंगे ये स्टिमुलेट करेंगे बॉडी एक्टिविटी को, राइट. सो देखो स्टिमुलेंट्स की एग्जांपल क्या है? चाय, कॉफी, है ना, उसके अंदर क्या होगी? कैफीन. कैफीन. और ये कैफीन कहाँ से मिलती है? कैफीन हमें मिलती है फ्रॉम टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, राइट. उसके बाद कैफीन के अलावा अनदर स्टिमुलेंट इज कोकेन. इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. कोकेन इज अ स्टिमुलेंट. ठीक है. एंड वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट दैट इज एम्फेटामिन्स. एम्फेटामिन्स या मेथाम्फेटामिन्स. इज दैट क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट ड्रग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. हमने जो डिटेल में देखना है दैट इज ओपियोइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स. इसके अलावा बेंजोडाइजेपाइन्स, बार्बिट्यूरेट्स, कोकेन, एम्फेटामिन्स, इनका रेफरेंस भी आएगा. तो जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या राइट इट डाउन क्विकली. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन. इज दिस मच क्लियर टू ऑल? इज दिस मच क्लियर? हेलो एवरीवन. चले, सो आर यू राइटिंग दिस? सबको समझ में आ गया इतना? तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो है ना वो आपकी विजन को अल्टर नहीं करते. आपको बिल्कुल क्लियरली पता होता है कि क्या चल रहा है आसपास. फाइन. अब चाय कॉफी का ही देख लो, एवरीथिंग विल बी अवेयर. मैं भी चाय पी के ही आ रही हूँ क्लास लेने के लिए. सो एवरीथिंग इज ऑल राइट. बट अब देखो कोकेन जो है ये गड़बड़ कर देगा. एम्फेटामिन्स गड़बड़ कर देते हैं. एम्फेटामिन्स को एंटी स्लीप पिल्स बोल देते हैं. ठीक है, एंटी स्लीप पिल्स, पेप पिल्स, जोश सा आ जाता है, पेप टॉक जैसे होते हैं ना, जोशीली टॉक, तो पेप पिल्स बोल देते हैं. ये बहुत सारे स्पोर्ट्समैन
जब स्पोर्ट्समैन में डोप टेस्ट होता है ना, कि पकड़ा जाता है कि इनके ब्लड में, इनके यूरिन के अंदर एक ड्रग पाया गया है एंड दे हैव बीन सस्पेंडेड व्हाटएवर, तो वो स्पोर्ट्समैन के ब्लड में क्या होते हैं, एम्फिटामिन होते हैं। ये इसलिए लिए जाते हैं ताकि एकदम से रश ऑफ एनर्जी आए एंड दे कैन परफॉर्म बेटर। या स्टूडेंट्स, ट्रक ड्राइवर्स, यानी जिनको लंबा टाइम, लंबी शिफ्ट में खेलना है, लंबी शिफ्ट में काम करना है, सो नींद ना आए, तो दे यूज एम्फिटामिन्स। लेकिन द यूज ऑफ एम्फिटामिन्स इज टोटली प्रोहिबिटेड, ठीक है, एंड इट हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स। वो 2 दिन के लिए नींद नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद जो हालत होती है ना, उसका कोई बयान नहीं कर सकता। नोजिया, वॉमिटिंग, सर दर्द, आप सोना चाहोगे क्योंकि बॉडी थक गई है, दिमाग थक गया, लेकिन नींद नहीं आ रही है। सो इट्स अ वेरी पैथेटिक कंडीशन, वेरी पैथेटिक कंडीशन। कोकेन, कोकेन से भी एकदम से रश आता है, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या क्या करना है इन ड्रग्स से रिलेटेड। हमने ये देखना है कि ये ड्रग्स का सोर्स क्या है। देखो क्या क्या एस्पेक्ट्स हमने पढ़ने हैं इनके। हमने जो फर्स्ट एस्पेक्ट पढ़ना है दैट इज सोर्स। इनका प्लांट है, कौन सा प्लांट है या फंगस है, ये चीज पढ़नी है। इनके इफेक्ट्स पढ़ने हैं। क्लियर? दीज आर द 2 मेन एस्पेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। और इसी टेबल से तुम्हें ये क्लियर हो जाता है कि इनका रोल क्या है, इनका नेचर क्या है, कौन से साइकोट्रोपिक हैं, कौन से साइकेडेलिक है। इज दैट क्लियर? हाँ जी सूरज, सेडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स का क्या? दे आर ऑल्सो साइकोट्रोपिक। सेडेटिव्स होते हैं देखो जिनसे नींद आती है, अभी करवाऊंगी मैं। दे इंड्यूस ड्राउजीनेस, दे इंड्यूस ड्राउजीनेस, ठीक है, इनसे नींद आती है। ट्रैंक्विलाइजर से नींद नहीं आती, दे हैव कामिंग इफेक्ट, दे हैव कामिंग इफेक्ट। इज इट क्लियर? डिप्रेसेंट्स क्या करेंगे, ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर देंगे, ब्रीदिंग रेट को डिक्रीज करते हैं, ब्लड प्रेशर लो करते हैं, ठीक, ओवरऑल बॉडी ढीली ढीली सी रखती है, लगता है सब ठीक चल रहा है, बस पड़े हुए हैं एक जगह पे। स्टिमुलेंट्स ये एनर्जी रश कॉज करेंगे। एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन एनर्जी का रश फील होता है। हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एनर्जी रश फील होता है स्टिमुलेंट्स की वजह से। एनर्जी रश इज फेल्ट, ठीक है, जैसे एड्रेनलिन का एक रश होता है, ऐसे ही यहाँ पे एक एनर्जी रश फील होगा। क्लियर? सो ये इनके इफेक्ट्स हो गए। इनका इफेक्ट क्या है कि इट कॉजेज विजन ऑल्ट्रेशन, और इसी को क्या कह देते हैं, हेल्यूसिनेशंस। हेल्यूसिनेशंस, जो है नहीं वो दिखाई दे रहा है, जो कोई बोल नहीं रहा वो सुनाई दे रहा है, सो दैट्स हेल्यूसिनेशंस। अच्छा, इनके लिए एक और चीज, अब इनके मेडिकल यूजेस भी देख लो। देखो सेडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स ये उनको दिए जाते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ, दिस इज गिवन टू द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम नींद नहीं आनी, ठीक है, नींद नहीं आना मतलब दीज आर स्लीपिंग पिल्स, ठीक है, स्लीप इंड्यूसिंग पिल्स। तो जिनको नींद नहीं आती या जिनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, एंग्जाइटी के पेशेंट्स को, या जिनको नींद नहीं आती, सो स्लीप इंड्यूसिंग। क्लियर? दीज आर द यूजेस। इतना क्लियर हो रहा है? फाइन, इसी एक टेबल से सारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो उसके बाद देखो यार, इन सारे ड्रग्स का कोई ना कोई फायदा जरूर होता है, इन सारे ड्रग्स का कोई ना कोई मेडिकल यूज है, बट अब यूज अगर हम गलत तरीके से कर रहे हैं तो फिर कोई क्या कर सकता है। देखो डिप्रेसेंट, ओपियोइड्स, ओपियोइड्स का जो यूज है दैट इज एज पेन किलर्स। पुराने जमाने में जब पेन किलर्स नहीं होते थे तो सर्जरी करने से पहले पेशेंट को ओपियोइड्स दिए जाते थे, ठीक है, सो दीज आर पेन किलर्स। पेन किलर के लिए टर्म यूज होती है एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक्स। ये जो डिस्प्रिन वगैरह खाते हो, व्हाट आर दीज आर पेन किलर्स। इज इट क्लियर? देन स्टिमुलेंट्स, इनका फायदा तब होता है स्टिमुलेंट्स का जिन लोगों को जरूरत से ज्यादा नींद आती है, नार्कोलेप्सी कहते हैं उसे। ये किस में दिया जाएगा? नार्कोलेप्सी के केस में। देखो कुछ लोगों को इतनी नींद आती है, उनको नींद की बीमारी हो जाती है, इतनी नींद की ट्रैफिक लाइट अगर रेड हुई ना, रेड लाइट हुई है तो वहीं पे सो जाएंगे, ठीक है, पोल पे खड़े हैं तो वहीं पे सो जाएंगे, यानी कहीं पे भी सो सकते हैं वो। जैसे ही बॉडी थोड़ी सी इनएक्टिव हुई दे गो टू स्लीप। बट ये काफी हम डेंजरस हो सकता है। तुम सोचो सड़क पे बंदा खड़ा खड़ा या फिर लाइट पे बंदा सो गया और बड़ी गहरी नींद आती है, सो दैट कैन बी रियली डेंजरस। दिस इज नार्कोलेप्सी। दूसरा, कैफीन जो है ये आपकी भूख भी मारता है, तो अगर वेट कंट्रोल करना है तो वेट कंट्रोल के लिए भी ये यूज किया जाता है। नाउ प्लीज
weight control. Now please note कि this is not an information to be used by girls and boys जिनको भी फालतू में अपने वेट को लेके थोड़ी सी इश्यूज रहते हैं कि जी आप खाना छोड़ देंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा. ये बहुत ज़्यादा ओबेसिटी में यूज़ की जाने वाली टेक्निक्स है. इज इट क्लियर? चलो, ऑल राइट. सो दिस इज नार्कोलेप्सी या फिर वेट कंट्रोल में इनको यूज़ किया जाता है. और हेलुसिनोजेंस का नो मेडिकल यूज, नो मेडिकल यूज. इज इट क्लियर? चलिए, ऑल राइट. सो दिस इज डन. अब एनसीईआरटी से देख लेते हैं व्हाट एनसीईआरटी सेज. देखो, ओपियोइड्स भी अब हमारे हैं. तो ओपियोइड्स जो है गाइस, ओपियोइड्स ये ड्रग्स है विच बाइंड टू द स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन आवर सीएनएस एंड जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. very 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 important line from NEET as well as board point of view. ठीक है, very important line. देखो, अल्टीमेटली ये जितने भी आपने ड्रग्स देखे ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ काम करते हैं या उनके साथ इंटरफेयर करेंगे. क्लियर? तो इसके रिसेप्टर्स, कोई भी चीज आपकी बॉडी में इफेक्ट कॉज कर सके उसके लिए उसका सेल के साथ इंटरेक्ट करना जरूरी है. ठीक है, तो सेल्स के ऊपर उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. इसके रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है? इसके रिसेप्टर्स हैं आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड पे, सीएनएस पे, या फिर आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. कॉमनली, अच्छा अब देखो इनकी एग्जांपल्स जो दी हुई हैं. द एग्जांपल्स गिवन ओवर हियर, हेरोइन, ठीक है, जिसको कि हम स्मैक भी बोल देते हैं. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल. सो इन दिस सी हेरोइन, इसको क्या बोल देंगे? स्मैक भी बोल सकते हैं. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स. ना सी, हेरोइन और स्मैक, इसका केमिकल नेम क्या है? डाइएसिटाइल मॉर्फिन. होता क्या है, सबसे पहले हम ओपियम एक्वायर करते हैं. ठीक है, ओपियम के मिथाइलेशन से हमें मॉर्फिन मिलती है और उसके बाद इस मॉर्फिन की डाइएसिटाइलेशन से हमें मिलती है हेरोइन. इज इट क्लियर? सो इसकी हमने क्या की है? मिथाइलेशन, और इसकी क्या की है? डाइएसिटाइलेशन. इसीलिए मॉर्फिन क्या हो गई? डाइएसिटाइल मॉर्फिन. दिस इज द केमिकल नेम फॉर हेरोइन और स्मैक, डाइएसिटाइल मॉर्फिन. माइक बिल्कुल ठीक है नवदीप? अगर आवाज ज्यादा आ रही है गाइस तो आप प्लीज आवाज लो कर लो भाई, सिंपल सी बात है. ठीक है, वॉइस क्या हो रही है? आई कैन लिसन टू माई, हेलो, चलो आगे देखते हैं. जस्ट अ सेकेंड, आई कैन ट्राई अ लिटिल बिट कि आवाज ना फटे. थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं. Is the voice better now? Let me know. Is it better? आवाज फट रही है, अब ठीक हो रही है? यस, चलो, ओके, कूल, ऑल राइट. चलो आगे चलते हैं. सो दिस इज वाइट. अब हेरोइन कैसा होता है ये देखो. इट इज वाइट, ओडरलेस, कोई स्मेल नहीं होती और बहुत ही कड़वा क्रिस्टलाइन कंपाउंड है. देखो, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ओपियोइड्स के लिए पता होने चाहिए. एंड व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट हेरोइन हियर. इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. बता दिया. और कौन सी करनी है हमने? डाइएसिटाइलेशन करनी है बेसिकली, 2 एसिटाइल ग्रुप्स. सो विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी. ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आपके पॉपी प्लांट की. चलो मैं एक फिगर दिखाती हूँ पहले. ना सी, दिस इज द पॉपी प्लांट. ये आपकी एनसीईआरटी की पिक्चर्स हैं. ठीक है, ऐसा होता है पॉपी प्लांट. आप लोगों ने खसखस के बारे में सुना होगा. खसखस की मिठाइयाँ बनती हैं, शरबत बनते हैं. ठीक है, बेसिकली इसके जो सीड्स हैं दैट हैज वेरी गुड मेडिसिनल वैल्यू. ठीक है, बहुत अच्छी उसकी मेडिसिनल वैल्यू है. इट इज वेरी गुड फॉर योर ब्रेन, इट इज वेरी गुड फॉर योर स्टमक. जो खसखस है, इसके जो सीड्स हैं. अब ये जो हमने ड्रग की बात करनी है, ये ड्रग कैसे ऑब्टेन होता है? देखो, ये इसके कैप्सूल्स हैं. व्हाट आर दीज? दीज आर द कैप्सूल्स.
ये जब अनराइपेंड होते हैं ना, यानी पके नहीं होते, अनराइपेंड कैप्सूल्स, तो इनके ऊपर ब्लेड के साथ ऐसे स्ट्राइशंस लगा देते हैं, कट्स लगा देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर से एक लेटेक्स निकलता है, एक फ्लूइड निकलेगा, हनी कलर्ड का एक फ्लूइड निकलता है। जब वो हवा के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीडाइज होकर इसे के ऊपर जब सूख रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है साथ साथ, तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये कैप्सूल सूख जाते हैं, यानी कि राइपन हो जाते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, और इसके ऊपर वो जो ब्लैक कलर का लेटेक्स ड्राई हो चुका है, तो उसको उतार दिया जाता है, और उस ड्राइड लेटेक्स से ऑब्टेन होता है हमारा ड्रग दैट इज कॉल्ड ओपियोइड्स। इज इट क्लियर? तो वो जो पहला ड्रग हमें ऑब्टेन हुआ है दैट इज नोन एज ओपियम, ठीक है। सारे के सारे ड्रग्स की कैटेगरी के जो इस प्लांट से मिलेंगे उनको हम क्या कहेंगे? ओपियोइड्स। द फर्स्ट ड्रग दैट वी ऑब्टेन इज ओपियम। उसको फिर केमिकली ट्रीट करके उसकी मिथाइलेशन करके हमें मॉर्फिन मिलेगी, ठीक है। और मॉर्फिन की अगर हम एसिटाइलेशन करते हैं तो हमें मिलती है हेरोइन। क्लियर? तो दीज आर केमिकली ट्रीटेड। क्लियर? अब देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आपने दो स्ट्रक्चर्स करने हैं, एक मॉर्फिन का और एक कैनाबिनॉइड का। देखो, याद रखने की बड़ी सिंपल सी ट्रिक है कि ये आपको नजर आ रहा है मीथाइल ग्रुप, ठीक है। तो मॉर्फिन के अंदर आपको ये मीथाइल ग्रुप्स नजर आएंगे। दीज मीथाइल ग्रुप्स आर ओनली फाउंड इन मॉर्फिन। कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो देखो, ये कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर है। कैनाबिनॉइड में देयर इज नो मिथाइल ग्रुप, तो एम फॉर मॉर्फिन, एम फॉर मिथाइल। क्लियर? ये तो नीट के लिए है कि आप आइडेंटिफाई कर सको, या बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको फॉर्मूला दे सकते हैं कि व्हाट ये फॉर्मूला किस ड्रग का है। लेकिन अगर आपको ड्रॉ करने के लिए आ गया तो आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? सो देयर आर जस्ट टू फॉर्मूले इन दिस होल चैप्टर। वन इज मॉर्फिन, ठीक है। आपको ये पिक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए आनी चाहिए, एनसीईआरटी की पिक्चर है। तो ये देखो, ये इसके कैप्सूल्स है, ये इसके कैप्सूल्स हैं। इज इट क्लियर? यहां से हम ऑब्टेन करते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू एनसीईआरटी वंस अगेन। देखो, कहां से ऑब्टेन होता है? It is obtained from latex of poppy plant. The name of the plant is poppy. और scientific name क्या है? Papaver somniferum. Generally taken from by snorting or injection. यानी snort करने का मतलब होता है ऐसे सूंघते हैं, आपने देखा होगा टीवीज में, ठीक है। Heroin is a depressant. ये हमने depressants में किया and slows down the body functions. Is it clear? So this plant is poppy. Poppy plant. Also known as Papaver somniferum. इसकी फैमिली क्या है? पेपावेरेसी। बिलोंग्स टू द फैमिली पेपावेरेसी। इज इट क्लियर? पेपावेरेसी। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं हम कैनाबिनॉइड्स। सी, आपके जो ओपियोइड्स थे दे वर डिप्रेसेंट्स, तो डिप्रेसेंट की हमने एक एग्जाम्पल कर ली है, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड इज अ हेल्यूसिनोजन। हेल्यूसिनोजन, ठीक है। ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स। और ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स कहां पे होते हैं? आपके ब्रेन में। ओपियोइड के रिसेप्टर्स कहां पे थे? जल्दी से बता दो, ओपियोइड के रिसेप्टर्स कहां पे थे? लेट मी नो। वेयर वर ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट गाइस? क्विकली लेट मी नो। ओपियोइड रिसेप्टर्स किस पे प्रेजेंट हैं? ओपियम इज नॉट भांग। उत्तम शर्मा, ओपियम इज नॉट भांग। कैनाबिनॉइड्स जो हैं ये भांग से ऑब्टेन होते हैं। सीएनएस एंड जीआईटी, ठीक है। तो आपके जो ओपियोइड्स हैं उनके रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन टू स्ट्रक्चर्स, वन इज सीएनएस, अनदर इज जीआईटी। लेकिन इसके जो रिसेप्टर्स हैं इट इज फाउंड ओनली इन द ब्रेन, ओनली इन द ब्रेन। क्लियर? अब देखो, कैनाबिनॉइड्स जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स हैं ये कौन से? ये ऑब्टेन होते हैं इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा मीन्स भांग। इज इट क्लियर? दिस इज भांग। क्लियर? ये देख लो, सबने देखा होगा, ये बहुत ही वाइल्डली ग्रो होने वाली श्रब है। सो दिस इज भांग। ऐसे पत्ते आपने देखे होंगे। ये एनसीईआरटी की फिगर है, तो ऐसा पत्ता दिखा के आप एक इसके आसपास बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर? नाउ सी, दिस इज द स्केलेटल स्ट्रक्चर of cannabinoid, so you must know how to draw this as well. Is that clear? ठीक है। so this is cannabis sativum और भांग। चलो वापस आते हैं। तो किस इस पत्तों से नहीं बनता, पत्तों की तो इनफैक्ट मेडिसिनल यूजेस हैं, लेकिन ये जो ड्रग ऑब्टेन होता है, ये ड्रग ऑब्टेन होता है इसके फ्लावर से। जो व्हाइट कलर का ऊपर फ्लावर होता है ना भांग के प्लांट के ऊपर, वहां से ऑब्टेन होता है ये ड्रग। सो द फ्लावर टॉप्स, लीव्स को भी अगर कॉन्सेंट्रेट किया जाए तो, एंड द रेजन ऑफ कैनबिस प्लांट। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग ऐसे
भांग के पत्तों को ना मसल रहे होते हैं हाथ पे, और मसल मसल के गोली बना लेते हैं, बिकॉज वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसके रेजिन को। और वो रेजिन कहाँ से ऑब्टेन होगा? या तो लीव से या फिर उसके फ्लावर टॉप से। एंड दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू प्रोवाइड। अब देखो इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। एग्जाम्पल्स, लेट्स सी। एग्जाम्पल्स आर marijuana, hash या hashish, charas and ganja. Is it clear? So marijuana, hash, charas and ganja, these are the examples of cannabinoids. Guys, questions याद रखना. What are the examples of cannabinoids? ये वाली. What are the examples of opiates? It must be opium, morphine, heroin. Is that clear? So you must know what is being asked. उसको हम snort करते थे, ठीक है, या फिर देखो उसमें ओपियोइड्स के केस में हमने क्या पढ़ा था? दे आर इंजेक्शन लिया जाता है या स्नॉट किया जाता है, और इनका क्या है, इनको इनहेल किया जाएगा या फिर खाया जाएगा, ठीक है, ओरल इंजेक्शन होता है। एंड दे आर नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। दिस इज द इफेक्ट। इज इट क्लियर? हेलुसिनोजन है, तो इसको लेने के बाद विजन ऑल्टर हो जाती है। तो जो यहाँ नहीं लिखा वो हमने टेबल में लिख लिया है। प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स। क्लियर? चलो, तो ये स्ट्रक्चर भी दिखा दिया मैंने, ये आपको ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट इज कोका। अब ये जो कोका है ना, दिस इज अ स्टिमुलेंट। देखो अभी तक हमने एक डिप्रेसेंट की एग्जांपल कर ली है, एक हमने हेलुसिनोजन की एग्जांपल कर लिया है। नाउ वी कम ऑन टू स्टिमुलेंट। तो कोका एल्कोलॉइड या फिर उसको कोकेन बोलते हैं। ये ऑब्टेन कहाँ से होता है? ये ऑब्टेन होता है, ये है इसका सोर्स। तो द सोर्स इज कोका प्लांट, या साइंटिफिक नेम इज एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। साउथ अमेरिका में ये प्लांट मिलता है। तो इट इंटरफेयर्स विद, इसके इफेक्ट्स देखो, इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। ये डोपामिन के साथ इंटरैक्ट करने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्लियर? कोकेन कॉमनली नोन एज कोक और क्रैक बोल देते हैं इसको, इज यूजुअली स्नॉटेड, ठीक है। वेरी पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन। पोटेंट का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है, एकदम से आंखें खुल जाएंगी, ठीक है, ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड इट प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया कहते हैं एक्सट्रीम हैप्पीनेस। एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इतनी एनर्जी आ जाती है, बहुत ही खुशी सी फील होती है, ठीक है। बट इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं ये थोड़ी देर में पता लगते हैं। एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। तो अगर स्टिमुलेंट है तो एनर्जी का रश तो होगा ही। एक्सेसिव डोजेज जो है, नाउ दिस इज अनदर लाइन, अगर ये इसका एक्सेसिव डोजेज हो जाए तो ये हेलुसिनोजेन की तरह भी एक्ट कर सकता है, बट बेसिकली इसका नेचर क्या है? स्टिमुलेंट। सो एक्सेसिव डोजेज कैन कॉज हेलुसिनेशंस। इज दैट क्लियर? जल्दी से बताइए, ये पॉइंट्स मार्क कर रहे हो? ओपियोइड्स आर ब्राउन शुगर। यस, ब्राउन शुगर उसी को बोलते हैं। हाँ जी, क्लास में ना मुझे कोई फालतू की चैट नहीं चाहिए। ये इज दैट क्लियर? व्हाट इज डोपामिन? पूर्वा, डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चे, न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे एसिटाइल कोलिन है, ऐसे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। डोपामिन, सेरोटोनिन, गाबा, ठीक है। एड्रेनालिन इज ऑल्सो न्यूरोट्रांसमीटर, नॉर एड्रेनालिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ऐसे कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स जो कि हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो वन इज, देखो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज वाले दूसरे प्लांट्स, एट्रोपा बेलाडोना एंड देन दतूरा, ठीक है। तो आपने हेलुसिनोजेन के 3 प्लांट्स, हेलुसिनोजेंस प्रोड्यूस करने वाले 3 प्लांट्स देख लिए। एक कैनाबिस सटाइवा, भांग, फिर एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, एंड देन धतूरा। क्लियर? धतूरा के सीड्स की भी मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं, और इतनी गर्म तासीर के होते हैं धतूरा के सीड्स कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन ये धतूरा के सीड्स ले ले तो उसका अबॉर्शन हो सकता है। इंड्यूस कर देता है ये यूट्राइन ब्लीडिंग। तो तुम्हें पता है यूट्राइन ब्लीडिंग हो जाएगी तो मिसकैरेज हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। एंड अगर यही सीड्स जरूरत से ज्यादा ले लिए जाए तो बंदे की डेथ बिल्कुल पक्की है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये दिमाग घुमा देता है, इतनी गर्मी हो जाती है दिमाग घूम जाता है। सो हेलुसिनोजेंस की तरह एक्ट करेगा। So these days cannabinoids are being abused by some sportsmen. Okay. Why just sportsmen? कोई भी कर रहा है, ठीक है। Then drugs like barbiturates, amphetamines and benzodiazepines. Now see, barbiturates, benzodiazepines, what are these? These are sedatives and tranquilizers. आ गया नाम? तो मैंने ये सारे नाम एक टेबल में आपको क्लासिफाई करके दे दिए हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज एम्फेटामिन? Amphetamine is another stimulant.
इज अ स्टिमुलेंट, और ये ऐसा स्टिमुलेंट है जो किसी प्लांट या फंगस से ऑब्टेन नहीं होता, इट इज टोटली सिंथेटिक, केमिस्ट्री की लैब में बनाया जाता है, सिंथेटिक. एंड अदर सिमिलर ड्रग्स आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन. वैसे तो इनका यूज क्या है, मेडिसिनल यूज है, टू हेल्प पेशेंट टू कोप अप विद मेंटल इलनेसेस. बहुत सारे मेंटल इलनेसेस में इसको यूज किया जाता है, जैसे डिप्रेशन में, इंसोम्निया, इंसोम्निया मीन्स नींद नहीं आती, ठीक है, एंड ऑफन अब्यूज्ड. मॉर्फिन हमने पढ़ा था इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड अ पेन किलर. टोल्ड यू, जितने भी ओपियोइड्स हैं, ओपिएट्स हैं, सॉरी ओपियोइड्स हैं, ओपिएट्स कुछ भी बोलो, दे आर पेन किलर्स. पेन किलर का मतलब एनाल्जेसिक्स, ठीक है, पुराने जमाने में सर्जरी से पहले दिए जाते थे. इट इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी. अभी भी जो पेन किलर्स होते हैं जो सर्जरी के बाद दिए जाते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा और बिना सोचे समझे या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेने होते, और अगर आप लंबा टाइम लो तो उसकी आदत हो जाती है. क्यों? क्योंकि आज भी उन पेन किलर्स के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, ओपियोइड्स. इज इट क्लियर? सो दे कैन बी हैबिट फॉर्मिंग. इज इट क्लियर? सो पेन किलर्स की कई बार आदत हो जाती है, लोगों को ड्रग्स नहीं मिलते तो वो पेन किलर्स लेना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो कंटेन ओपिएट्स. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Several plants, fruits and seeds having hallucinogenic properties have been used by hundreds of years in the folk medicine. So just telling you कि ये सारे fruits and plants folk medicine में, यानी जो देसी दवाइयाँ होती थी उसमें यूज किए जाते थे. रिलीजियस सेरेमनीज, जैसे कि तुमने देखा है होली के टाइम पे भांग पी जाती है ना, तो वैसे यूज होते थे. एंड रिचुअल्स ऑल ओवर द ग्लोब. When these are taken for purposes other than medicinal use or in amounts that impairs one's physical, तब हम उसको बोल देते हैं कि ड्रग एब्यूज है. जब तक तो उसका मेडिसिनल वे में यूज किया जा रहा है, ठीक है, तब तक ठीक है. लेकिन अगर उसको जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में, यानी रिकमेंडेड क्वांटिटी से ज्यादा लिया जाए और प्लेजर के लिए लिया जाए, और वो आपकी बॉडी के फंक्शंस के साथ इंटरफेयर करना शुरू कर दे, तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ एब्यूज. सो दिस इज द डेफिनेशन. सो दिस इज द डेफिनेशन. What is drug abuse? So this is the definition. मार्क कर लो और वहीं पे हेडिंग डाल दो. When these drugs are taken for a purpose other than medicinal use or in amounts of frequency that impairs one's physical, physiological and psychological functions. Physical समझ में आ गया, body की how does it look like. Physiological means functions, psychological means your mind, how you think. अगर वो impair हो रहा है तो it is a drug abuse. Is that clear to all? नोट्स बन रहे हैं साथ साथ में. यस, डोपामिन यासर, वैसे भी हमारे अंदर डोपामिन का सही अमाउंट होना जरूरी है. तो अगर इन न्यूरोट्रांसमिटर्स का ऊपर नीचे हो जाए ना काम, तो वी सफर फ्रॉम मेनी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स. ठीक है. पोटेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग. क्लियर? यस, डोपामिन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल हैप्पीनेस ऑल्सो. अगर लोग किसी के अंदर डोपामिन की कमी हो जाए तो वो उसको डिप्रेशन हो सकता है. ठीक है. यस, क्लियर. चॉकलेट एज अ ड्रग. राहुल, चॉकलेट हम ना हमेशा खुशी के मौके पे मुंह मीठा करवाते हैं. इट इज नॉट जस्ट चॉकलेट. चॉकलेट तो है ही, बट बाकी भी जो मीठी चीजें होती है ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनकी वजह से हमारे अंदर कुछ ड्रग्स बनते हैं, यानी कुछ न्यूरोट्रांसमिटर्स बनते हैं, नॉट ड्रग्स. उन न्यूरोट्रांसमिटर्स को बोलते हैं एंडोर्फिन्स. ठीक है, मीठे से बनते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं एंडोर्फिन्स. एंड एंडोर्फिन्स गिव यू अ हैप्पी फीलिंग. इसीलिए खुशी के मौके पे ना हमेशा मुंह मीठा करवाया जाता है, चाहे वो मीठा कितना भी अनहेल्दी क्यों ना हो. कोई भी करेला नहीं देता, कोई भी ऐसी कड़वी चीजें नहीं देते, बेशक वो क्या कहते हैं, कड़वी चीज कितनी भी हेल्दी क्यों ना हो. ठीक है. आजकल चलो ड्राई फ्रूट्स का रिवाज आ रहा है, विच इज अ हेल्दी वे. अदरवाइज तो मिठाई चलती है ना. तो वो मिठाई क्यों दी जाती है? क्योंकि उनसे एंडोर्फिन्स बनते हैं. चॉकलेट से भी एंडोर्फिन्स बनते हैं, दे गिव यू हैप्पी हैप्पी फीलिंग. ठीक है, अच्छा लगता है. चलो आ जाते हैं स्मोकिंग पे. तो स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स. तो शुरुआत होती है वो पहली सिगरेट से. तो पहली सिगरेट ही कभी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. So smoking also paves the way to hard drugs. Tobacco has been used by human beings for more than 400 years. Smoked, chewed and used as a snuff. Tobacco contains large number of chemical substances called, देखो, what substances does it contain? Nicotine, which is an alkaloid. और निकोटीन जो है वो एक स्टिमुलेंट है. तो स्टिमुलेंट्स में आप इसका भी नाम ऐड कर दीजिए, निकोटीन. और ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा.
एड्रेनलिन रिलीज करवाएगा, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन इन द ब्लड। और तुम्हें पता है कि ये दोनों इमरजेंसी हॉर्मोन्स हैं, ठीक है। तो बॉडी को फियर, फाइट एंड फ्लाइट मोड में लेके आएंगे, जिससे कि हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? एंड इट इज इसीलिए कुछ लोगों का हाल ये होता है कि पढ़ने से पहले, काम करने से पहले अगर नींद आ रही है तो दे विल स्मोक, नींद खोलने के लिए। रात रात भर काम करना है तो दे विल कीप स्मोकिंग। उतना काम नहीं होता जितना फूकते रहते हैं, ठीक है। तो ये कोई तरीका है नहीं। एक तो अपना नुकसान और साथ वालों का अलग नुकसान, जो नहीं पीना चाहता उसका भी। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स ऑफ लंग, सीधा सीधा यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा तो खास तौर पे, एम्फाइसीमा को बोलते ही स्मोकर्स डिजीज है, ठीक है। किसी और बंदे में आपको स्मोकर्स डिजीज या एम्फाइसीमा नहीं मिलेगी, अनलेस कि हम किसी स्मोकर के साथ रह रहे हो, या फिर जैसे हमारा पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है आजकल, जो स्मोक नहीं कर रहे हैं वो भी स्मोक कर रहे हैं, फाइन। अदरवाइज इट इज नोन एज द स्मोकर्स डिजीज। देन कोरोनरी हार्ट डिजीज, तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, फाइन। ल्यूमेन नैरो होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन भी बढ़ेगी, क्लियर। सो गैस्ट्रिक अल्सर्स होंगे। सो टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। वो तंबाकू वाली जो क्या कहते हैं पैकेट्स आते हैं, उसके ऊपर भी गंदी सी पिक्चर बनाई होती है ना, कि जिसमें कि मुंह के ऊपर वो पूरा कैंसर दिखाया हुआ है, ठीक है। कभी गूगल करके देखना, इतनी गंदी और इतनी बुरी हालत होती है, लेकिन फिर भी लोग देख के ही खाए जाते हैं। यानी इतना भी क्या आदत के लिए, आदत के अधीन होना कि भाई आपको अपनी मौत नजर आ रही है और आप फिर भी खाते जा रहे हो। स्मोकिंग इंक्रीजेस द कार्बन मोनोऑक्साइड, और तुम्हें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में इंक्रीज होगी तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इतना स्टेबल कंपाउंड होता है कि इट रिड्यूसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन, दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। और अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहेगी बॉडी में तो ना तो उतनी एनर्जी आती है, क्लियर। ब्रेन सेल्स डैमेज होंगे, सारा कुछ खराब ही है, कुछ अच्छा है ही नहीं इसमें, क्लियर। व्हाट इज एम्फीसीमा? प्रज्ञा, एम्फाइसीमा में बेसिकली क्या होता है कि जो आपके एल्वियोलाई है ना, इनकी वॉल्स डीजेनरेट कर जाती हैं। तो जो एल्वियोलाई अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए ताकि वहां पे प्रॉपर गैशियस एक्सचेंज हो सके, प्रॉपर सरफेस एरिया हो फॉर द गैशियस एक्सचेंज। नाउ द एल्वियोलर वॉल्स विल डैमेज, दिस हैपेंस इन दिस। इज इट क्लियर? चलो उसके बाद अब हम आते हैं, तो ये इधर कैसे आएगा, ऑल राइट। चलो आगे देखते हैं हम। So when one buys the packets of cigarettes, one cannot miss the statutory warning. उसके ऊपर clearly warning लिखी होती है, but फिर भी हमने करना है। ये तो अब क्या ही हो गया, यानी ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि कोई आपको साफ साफ बता रहा है कि जी ये जहर है, लेकिन हमने तो खाना है क्योंकि हमें स्वाद लगता है, हमें टेस्टी लगता है, ठीक है, हमें मजा आता है। Present on the packing which warns against the smoking and says how it is injurious to health, yet smoking is very prevalent in the society, both among the young and old. Knowing the dangers of smoking and chewing tobacco, it is addictive nature. इसका भी क्या होता है, addictive nature होता है, clear. The youth and old need to avoid these habits. Any addict requires counseling, medical help, ठीक है, help to get rid of the habit. तो जो भी करना पड़े, लेकिन करना जरूरी है ताकि, हाँ जी, ताकि हम इस घटिया आदत को हटा सके, क्लियर। कोई फायदा है नहीं इसका। नेक्स्ट इज एडोलेसेंस, चलो तुम्हारी बात करते हैं, एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज। सो एडोलेसेंस है क्या? सबसे पहले जब हमने अपना सिलेबस स्टार्ट किया था तो आई हैव टोल्ड यू कि हमारी लाइफ स्पैन के 3 फेजेस होते हैं। एक होता है जुवेनाइल फेज, राइट, जिसमें हम रिप्रोडक्टिवली इमेच्योर होते हैं। दूसरा होता है एडोलेसेंट फेज, जिसमें कि हम मेच्योर हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है ना, और फिर पूरी तरह से रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाएंगे, फर्टाइल फेज। एंड जब वो फर्टाइल फेज स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज एडोलेसेंस। सो इट मीन्स बोथ अ पीरियड एंड अ प्रोसेस during which child becomes mature in terms of his or her attitudes, beliefs, effective participation in the society. ठीक है, अब तुम अपने आप को ही देख लो, मम्मी पापा ने कोई बात बोली और तुम बिना क्यों पूछे मान जाओ तो फिर बात ही क्या है ना, कोई भी नहीं मानता। हुक्का और स्मोकिंग सिगरेट इज डिफरेंट और सेम? भाई अल्टीमेटली तो टोबैको ही है, उसको किसी भी तरह से ले लो तो नुकसान तो करेगा ही। स्नफ का मतलब होता है सूंघना, ठीक है, स्नॉट करना, दैट इज इट।
निकोटेक्स क्या करता है? निकोटेक्स प्रिवेंट क्या करता है? बेसिकली बॉडी को हैबिट हो चुकी है, ठीक है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, जब बॉडी को किसी चीज की हैबिट हो जाती है ना, तो आप एकदम से वो ड्रग अगर विड्रॉ करो तो बॉडी सिम्टम्स शो करती है, ठीक है, बहुत एंग्जाइटी सी होगी, रेस्टलेसनेस सी होगी, बड़े सिवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, विल टॉक अबाउट दोस विड्रॉल सिम्टम्स। तो ऐसी सिचुएशन में हम धीरे धीरे करके बॉडी को वो ड्रग, बॉडी से वो ड्रग जो है विड्रॉ करते हैं, क्लियर? सो दैट इज वाई वी यूज निकोटेक्स, या फिर वो स्ट्रिप्स आती हैं, क्लियर, विच हेल्प बॉडी को थोड़ा थोड़ा देता रहेगा लेकिन कम अमाउंट में। बाकी विल पावर होती है, कुछ लोग बिल्कुल ही एकदम से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अब नहीं करनी है तो नहीं करनी है, विल पावर से ऊपर कोई चीज नहीं होती। गैस्ट्रिक अल्सर, यशिका, स्टमक का अल्सर, गैस्ट्रिक वर्ड इज फॉर स्टमक, अल्सर का मतलब होता है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है। तो एसिडिटी इतनी बढ़ जाती है टोबैको की वजह से कि अपना ही HCl इतना ज्यादा बन रहा है कि म्यूकस उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, म्यूकस कैन नॉट प्रिवेंट द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl, तो फिर वहां पे वो बर्न्स एंड इंजरीज होनी शुरू हो जाती हैं जिसको गैस्ट्रिक अल्सर्स कहते हैं, ठीक है। रिहैब में तो दुआ बहुत ही बुरा हाल होता है, ठीक है, ये ठीक है कहने की बात है कि रिहैब में भेज दो, लेकिन इंडिया के रिहैब सेंटर्स का इतना बुरा हाल है कि अगर बंदे को दिखा दिया जाए ना कि रिहैब में ये होता है तो शायद हमारा बहुत सारा यूथ जो है वो इस फालतू की आदतों में जाए ही नहीं। सो आई नो अ पर्सन, लाइक मेरे फ्रेंड का बहुत दूर का बहुत दूर क्या कहते हैं, दूर का रिश्तेदार, ही वॉज इनटू ड्रग्स, तो 2-3 बार वो रिहैब में रह के आए हैं, ठीक है। और उड़ता पंजाब जैसे दिखाया गया है ना उड़ता पंजाब वाली मूवी में, तो वैसा ही हाल है, फाइन। तो रिहैब्स में तो बहुत बुरा हाल करते हैं, ये वैसे संजू वाली मूवी का रिहैब नहीं है जिसमें कि हॉस्पिटल्स में की एक्टिविटीज करवा रहे हैं एंड दे आर नर्सेज आर एक्चुअली टेकिंग गुड केयर, वहां ऐसा नहीं होता, वहां पे तो पेशेंट को मारा जाता है जब उसको तलक मचती है ना, जब उसको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं कि और वो पागलों की तरह भागता है कि मुझे ड्रग चाहिए, और वो पागलों की तरह किसी को भी हिट कर सकता है, बंदे को कोई होश नहीं होती है जब वो ड्रग एडिक्ट हो जाता है, क्लियर, लूजेस ऑल मोरालिटी एंड जजमेंट, और वो भाग रहा है कि मुझे ड्रग चाहिए, तो उसको पकड़ के पीटा जाता है अच्छी तरह से, ठीक है, ये सब होता है ये रिहैब्स में। और बहुत ही बुरी सिचुएशंस होती हैं, कोई ऐसे संजू मूवी की तरह नहीं है कि जी वहां पे एक्टिविटीज करवा रहे हैं, प्लाना करवा रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहे, तो बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बुरा हाल, ठीक है। चलो, इंसोम्निया मीन्स नींद नहीं आती, चलो आगे देखते हैं। द पीरियड बिटवीन 12 से 18 ईयर्स ऑफ एज मे बी थॉट ऑफ एडोलेसेंस, टीन एज को बोल देते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एडोलेसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग द childhood and adulthood. It is accompanied by several biological and behavioral changes, and it is a very vulnerable phase of mental psychological development of an individual. तो आपको जब शॉर्ट नोट या डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, सारे पॉइंट्स लिखने हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये एज लिखनी है, उसके बाद ये लिखने हैं, दिस इज ऑल डेफिनेशन ऑफ एडोलेसेंस, लिख लो और मार्क कर लो एनसीईआरटी में ही, फालतू नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करो, एनसीईआरटी में करो जो कर रहे हो, इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं अब हम। सो नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी, अब ये शुरू क्यों करते हैं? बहुत सारे रीजंस होते हैं, पेरेंटल क्या कहते हैं, अब पेरेंट्स को देख सकते हो, कहीं के पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ऐसी ही कोई आदत रखते हैं तो बच्चे में वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। कई बार उल्टा भी होता है कि बच्चे का अपना दिमाग काफी शार्प है, ठीक है, उसको समझ है, तो वो देखता है कि जी हमारे पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं और फिर बीमार हो रहे हैं तो मुझे नहीं करना, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। तो अगर कोई भी फैमिली में करता हो तो उस बच्चे में वो आदतें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, आजकल हमारा मीडिया मूवीज में दिखाते ही ऐसे हैं कि जी जो कूल है वो स्मोक कर रहा है या फिर वो क्लब्स में जाके ऐसे ड्रग्स ले रहे हैं, तो हमारे दिमाग में गलत इमेज बनाई जाती है, ठीक है। चलो वेदांत, यस, मैरुआना या फिर कोई भी ओपिएट हो उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, आई टोल्ड यू दे आर पेन किलर्स, ठीक है, तो वो डिजीजेस में सॉरी वो बहुत सारी ड्रग्स में यूज होते ही हैं। चलो, ड्रग एडिक्टेड बिकम ज़ॉम्बीज, पता नहीं क्या बनते हैं भाई, पर अपनी लाइफ तो खराब करते ही हैं, वो साथ फैमिली की लाइफ कितनी इम्पैक्ट होती है यू हैव नो आइडिया ऑफ, ठीक है। फैमिली इतनी स्ट्रेस में रहती है फॉर डूइंग नथिंग, फैमिली बहुत कुछ कर रही है, तो ऐसे फालतू के पंगे मत लेना, अच्छे से ड्रीम्स रखो, ठीक है, उनको काम, उन पे पूरा काम करो,
ये फालतू की आदतें तो दे आर नॉट कूल्स, दे आर फूल्स। यस आस्था, यू वेरी राइट। क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटेशन, करके देखते हैं क्या हो जाएगा, है ना, देखते हैं सिर्फ देखने के चक्कर में, फिर आदत पड़नी शुरू हो जाती है। दीज आर द कॉमन कॉजेज। सो ये क्वेश्चन है, कॉमन कॉजेज एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, एंड दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन। So, which motivates the youngsters towards drugs and alcohol? A child's natural curiosity motivates him or her to experiment. This is complicated further by the effects that might be perceived as benefits of alcohol or drug abuse. अभी ये देखो, एक तो हमारे दिमाग में फालतू की बातें जो होती हैं कि भाई अल्कोहल लेनी चाहिए, वो खून को पतला रखती है, थोड़ा सा अल्कोहल जो है वो बॉडी के लिए अच्छा होता है। भाई वो जितना अच्छा होता है उतना हमें लेना आता नहीं है, ठीक है। हम उसमें से मजा ढूंढते हैं और फिर हमें उसकी आदत पड़ जाती है। बेशक अल्कोहल जो डिस्कवर हुई थी तो मेडिसिनल पर्पज से ही हुई थी, ये ड्रग्स जो डिस्कवर हुए हैं मेडिसिनल पर्पज से हुए हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो इसको मेडिसिनल यूज इसका कर रहे हैं? अल्टीमेटली सब इसमें से फालतू का प्लेजर ढूंढते हैं। और पर्सनली आई फील दैट दिस इज एस्केपिज्म, ठीक है। आप किसी प्रॉब्लम से भाग रहे हो, वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही हो, प्रॉब्लम वहीं पे है। आपको लगेगा कि चलो जी अपना माइंड चेंज कर लेते हैं, क्या फालतू है, प्रॉब्लम को सॉल्व करो ना, दैट्स बीइंग कूल। So the first use of drugs or alcohol may be out of curiosity and experimentation, but later the child starts using these to escape. ये देखो, escape facing problems. उसको लगता है अच्छा प्रॉब्लम आई है, मुझे फेस नहीं करना। In order to take their mind off, they go for such stupid solutions. Of late, stress, बड़ा इजी सा बहाना देते हैं कि मुझे स्ट्रेस है जी, इतना स्ट्रेस है कि आई एम नॉट एबल टू कोप, सो आई वांटेड इट, आई नीडेड इट। बड़ा इजी सा एक्सक्यूज देते हैं कि आज मुझे जरूरत थी इसकी। भाई जो नहीं पीते उनका क्या, ठीक है। फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन द एकेडमिक्स या एग्जामिनेशन, फेल हो गए तो चलो जी पड़े हुए हैं शराब पी के, तो ये कोई ड्रामा है नहीं। इन परसुएडिंग द यंगस्टर्स टू ट्राई अल्कोहल एंड ड्रग्स, एक दोस्त हमारे बड़े माशाल्लाह होते हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ गई, घर पे कुछ हो गया, चल भी तुझे पिलाते हैं, है ना, पिलाओ, जहर पिलाओ। तो परसेप्शन अमंग यूथ दैट इज कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक, यूज ड्रग्स और अल्कोहल, आजकल तो सब करते हैं। ये एक और लाइन है, क्या फर्क पड़ता है, आजकल तो सारे ही करते हैं, तो तुम्हें भी करना है, सारे कूद रहे हैं कुएं में, तुम्हें भी कूदना है, चलो। इज ऑल्सो अ वे ऑफ मेजर कॉज फॉर यूथ टू स्टार्ट दीज हैबिट्स। टेलीविजन, अब हमारी मूवीज ऐसी हैं, इतने हिपोक्रेट लोग हैं कि स्मोकिंग करते भी दिखा देंगे एक्टर को, ठीक है, गाड़ी अच्छी सी गाड़ी के ऊपर बैठा है, स्मोक कर रहा है, कूल दिखाया हुआ है, और नीचे लिख देंगे इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। भाई दिखाओ ही मत, है ना, क्यों ऐसी हरकतें करनी। मूवीज, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन। अदर फैक्टर्स, तो अब देखो क्वेश्चन लिखो अपना, होमवर्क फॉर द डे, राइट डाउन। सो क्वेश्चन फॉर द डे इज, व्हाट आर द फैक्टर्स which promote drug abuse amongst youngsters? वैसे लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे, बट दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन ऑफ द डे। आई बी रीडिंग योर आंसर्स जो आपने कल लिखे हैं, कल के क्वेश्चन के लिए। मैंने आपको पूछा था मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन इट वेरी वेल। एस्कैरियसिस के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, उसका पैथोजन है एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस, राइट। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दैट इज ऑल। बाय टच एस्कैरिस नहीं फैलता भाई, अगर किसी के इंटेस्टाइन में एस्कैरिस है तो तुम्हें उससे क्या दिक्कत है ना, तो टच से नहीं फैलेगा, उसके जूठे खाने से नहीं फैलेगा। तो अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि वो ड्रॉपलेट में नहीं है, उसके इंटेस्टाइन में है, उसके फीकल मैटर के कंटैक्ट में आने से हाँ हो सकता है, बट वी डोंट जनरली कम इन कंटैक्ट विद द फीकल मैटर ऑफ अदर पर्सन, राइट। सो डोंट से दैट यूजिंग अदर पर्सन्स कंटामिनेटेड आर्टिकल्स, नो। चलो आज ये चैप्टर हमने खत्म करके ही जाना है भाई, ठीक है, जितना भी टाइम लग रहा है। अदर फैक्टर्स दैट हैव बीन सीन टू एसोसिएट विद द ड्रग अब्यूज among adolescents are the unstable or unsupportive family structures and peer pressure। ये peer pressure तुम्हारे दोस्त हैं, unsupportive family structure, घर पे problems एंड बच्चा देख रहा है कि पापा ऐसे कर रहे हैं या दादा ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, मम्मी कर रही है, तो कोई भी कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन बच्चे को भी लगता है कि हाँ ये चीज करके शायद इनकी भी प्रॉब्लम, बच्चे की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो दे स्टार्ट वेरी अर्ली। तो खुद भी मत करो, और घर पे भी अगर कोई करता है तो उसको रोकना जरूरी है। कई बार जो चीज वैसे नहीं हो पाती तो पेरेंट्स कई बार बच्चे के कहने पे, मैंने बहुतों को देखा है ऐसी आदतें छोड़ते हुए, ठीक है। सो ट्राई इट इफ यू हैव एनी वन, एनी नियर एंड डियर वन डूइंग इट। चलिए, सो बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट्स, अब एडिक्शन क्या है, डिपेंडेंस क्या है, देखो
Because of the perceived benefits, drugs are frequently used repeatedly. The most important thing which one fails to realize is the inherent addictive nature of alcohol and drugs. ठीक है, अब वैसे तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, बट आपके ब्रेन में ना एक पार्ट होता है, एक सिस्टम होता है, रिवॉर्ड सिस्टम. आप अपना काम टाइम पे करते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट आते हो, ठीक है, तो आपको खुशी होती है, उससे आपको और मोटिवेशन मिलती है ना. आपके एटीपीज देखती हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो वो मेरा रिवॉर्ड सिस्टम है. पहले एक एटीपी से मेरा काम चलता था, अब मैं बोलती हूँ कि मुझे थाउजेंड्स ऑफ एटीपीज भेजो, है ना. वो पहले के लिए अब मेरी सैचुरेशन आ गई है. सो नाउ ऑन व्हेन यू सेंड मी लॉट्स ऑफ एटीपीज, क्योंकि पहले वो थोड़े से जो एटीपीज थे उनसे काम चल जाता था, अब उसकी मुझे आदत हो गई है. नाउ आई वांट मोर एटीपीज. आर यू गेटिंग दिस? चलो दूसरी बात, अब तुम्हारे ब्रेन का भी रिवॉर्ड सिस्टम ऐसे ही होता है. थोड़ा सा ड्रग देते हैं, ब्रेन को अच्छा लगता है, ठीक है. फिर उसको सपोज तुमने आज उसको छोटा सा यूनिट दिया, ठीक है, ब्रेन को अच्छा लगा, धीरे धीरे ब्रेन को आदत हो जाएगी उसकी, फिर उसको उस थोड़े से यूनिट से मजा आना बंद हो जाएगा, ठीक है. तो तुम और ज्यादा अमाउंट बढ़ाओगे, फिर उसको ज्यादा अमाउंट से मजा आएगा. कुछ टाइम के बाद उस ज्यादा अमाउंट से भी वो बॉडी, आपका माइंड हैबिचुअल हो जाएगा, उसको ज्यादा अमाउंट से भी मजा आना बंद हो जाएगा. तुम और अमाउंट बढ़ाओगे, तुम देख रहे हो. तो आपके माइंड का, आपके ब्रेन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो कैसे खेल खेलता है. पहले थोड़े से उसको मोटिवेटेड फील होता था, अब नहीं होता. इट गेट्स यूज टू इट वेरी इजिली, देन इट नीड्स मोर, so you give it more and you enter in this vicious cycle. Yeah, so इसलिए पहली सिगरेट ही शुरू नहीं करनी है, पहला स्मोक ही बुरा है, ठीक है, शुरुआत ही मत करो. तो एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इस साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होती है टू अ सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया, कि अच्छा लग रहा है, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग, कि सब ठीक है, कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड छोड़ गई, क्या हो गया, नहीं मिल जाएगी, ठीक है. पर वो जब नशा उतरता है फिर वो गर्लफ्रेंड वही याद आती है कि नहीं वही ठीक थी. चलो, एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड एल्कोहल, सो दीज ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दे आर नॉट नीडेड, ठीक है. सो और फिर क्या होता है, जब आप एस्केपिज्म में जाते हो, पहले तो बड़ी प्रॉब्लम थी तो आपने लिया, फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय आप एस्केप करते हो, आप उसको छोड़ के आप एक एक्सक्यूज की तरफ भागते हो, ठीक है ना. दिस इज ऑल वेरी रॉन्ग. Even when their use becomes self-destructive, पता भी होता है कि इससे नुकसान होगा, फिर भी करेंगे. With repeated use of drugs, the tolerance level, see, the tolerance level, repeated use से क्या होता है, tolerance level of the receptors present in the body increase. So this is what they're talking about, the reward system, ठीक है. Now consequently, the receptors respond only to the higher doses. पहले वो जो थोड़े से मजा आता था वो थोड़े से मजा नहीं आएगा, अब higher dose लेनी होगी, ठीक है, लीडिंग टू द ग्रेटर इनटेक एंड एडिक्शन. इज इट क्लियर? सो ये है एडिक्शन. एडिक्शन क्या है, ये सारा एडिक्शन में आपने एक्सप्लेन करना है. देन however it should be clearly borne in the mind that use of these drugs even once can be a forerunner to addiction. forerunner का मतलब ये पहली शुरुआत हो सकती है towards addiction. clear? So thus the addictive potential of drugs and alcohol pulls the user into a vicious circle, means बहुत ही जिसमें से निकला ना जा सके, उसे कहते हैं विशियस सर्कल, लीडिंग टू देयर रेगुलर यूज एंड अब्यूज बोलेंगे उसे, फ्रॉम विच शी और ही मे नॉट बी एबल टू गेट आउट. इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग द पर्सन गेट्स एडिक्टेड एंड बिकम्स डिपेंडेंट ऑन द यूज. एडिक्शन समझ में आ गई. अब डिपेंडेंट का मतलब कि बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती है, ब्रेन ऐसे मैसेजेस भेजता है कि जब तक उसको वो ड्रग नहीं मिलेगा इट विल नॉट फंक्शन, काम ही नहीं चलता. सिगरेट के बगैर सोचा ही नहीं जा रहा. बहुत सारे आर्टिस्ट को, बहुत सारे तुमने हाई लेवल पे काम करने वालों को देखा होगा कि अनलेस दे स्मोक दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, राइट. बट वो उन्होंने खुद को एक बुरी आदत डाली है. ऐसा नहीं सोचना होता कि अच्छा अरिजीत ऐसे करता है या वो ऐसे करता है, जो भी करता है, ठीक है, कि वो परफॉर्म करने से पहले ड्रिंक करके आता है तभी परफॉर्म कर पाता है, तो तुम्हारे साथ भी होगा. नहीं, उनको अगर बुरी आदत है तो है भाई. all the stars, so called stars, are not perfect, no one is. clear? तो ये फालतू की आदतों की तरफ नहीं जाना कि वो करता है वो बड़ा कूल है, सब उसको कूल मानते हैं तो मुझे भी करना है. who are you like satisfying? खुद को सेटिस्फाई करो, ठीक है, खुद को खुश रखो. दूसरा क्या सोचता है ये ज्यादा मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन ये एक्चुअली मैटर नहीं करेगा,
किसी को तुमसे फर्क नहीं पड़ता अनलेस कि वो तुम्हारी फैमिली मेंबर्स हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे कुछ टीचर्स हैं, ठीक है। तो हर एक को खुश करने के लिए छोड़ दो कि बाकी तुम्हें कैसे जज करते हैं। कि सारी दुनिया को तुमने ये दिखाना है कि भाई तुम कूल हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? इट शुड बी क्लियरली बॉर्न इन द माइंड दैट यूज ऑफ दीज ड्रग्स इवन वंस कैन बी अ फोर रनर। इतना क्लियर हो गया? एंड देन इट बिकम्स डिपेंडेंस। चलो देन अब डिपेंडेंस की डेफिनेशन, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो डिपेंडेंस क्या है? टेंडेंसी ऑफ द बॉडी to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal symptom if regular use of drugs alcohol is abruptly discontinued। डिपेंडेंस का मतलब कि बॉडी इस हद तक उसके ऊपर डिपेंड कर चुकी है कि अगर तुमने उससे एकदम से विड्रॉ किया वो ड्रग तो वो सिम्टम्स शो करेगी, ठीक है। इसलिए निकोटेक्स वगैरह यूज किए जाते हैं। सो दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ये देखो ये सारे क्या दिए हुए हैं? विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब वो सिम्टम्स जो बॉडी शो करेगी when a drug is suddenly withdrawn। withdrawal symptoms कौन कौन से हैं? so we have तो क्या होगा? एंजाइटी होती है, दिल घबराता है, ठीक है। शेकीनेस, बॉडी कांपेगी, नॉजिया, वॉमिटिंग सेंसेशन, पसीने छूटते हैं, विच में बी रिलीव्ड। और वो कब शांत होगा बंदा? जब उसको तुमने ड्रग दे दिया। सो व्हेन यूज इज रिज्यूम्ड अगेन। इन सम केसेस विड्रॉल सिम्टम्स कैन बी सिवियर एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। ये सिम्टम्स सिवियर भी हो सकते हैं, इतनी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं कि जान चली जाए, एंड द पर्सन में नीड मेडिकल सुपरविजन, तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, ठीक है। इट लीड्स द पेशेंट टू इग्नोर ऑल द सोशल नॉर्म्स। डिपेंडेंस इस हद तक हो जाती है कि बंदे को बस ड्रग चाहिए होता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन घर वाला है कौन बाहर वाला। अगर घर वाले के पास, किसी घर वाले के पास ड्रग है और वो उसको नहीं दे रहा, से अल्कोहल घर पे पड़ी है या घर पे है और आप उसको नहीं दे रहे, तो वो आपको मारने तक के लिए तैयार हो सकता है, इवन द लव्ड वंस, क्योंकि उस वक्त होश नहीं होती है। सो सच इज द डिपेंडेंस leads the patient to ignore all the social norms in order to get sufficient funds to satiate their needs। चोरियां करते हैं, घर वालों को मारते हैं just to get that drug, उनके लिए और कुछ मैटर नहीं करता। and these result in social adjustment problems। is that clear? पूरी फैमिली सफर करती है, बहुत बुरी कंडीशन। now see, so effect of drugs alcohol abuse, immediate adverse effects जो हैं are manifested in the form of, सबसे पहला बुरा बिहेवियर, रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म होता है गुंडापन, ठीक है, एंड वायलेंस, एक दूसरे को मारना भी शुरू कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दैट ड्रग। एक्सेसिव डोजेस ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा में भी जा सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा अगर ले लिया तो कोमा भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। आपने सुना भी होगा ज्यादा ड्रग के यूज से बंदे की डेथ हो गई, राइट। क्यों हो सकती है? रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, अगर स्टिमुलेंट जरूरत से ज्यादा ले लिया तो हार्ट इतना बीट कर रहा है कि मसल ही फट गए, कैपिलरीज में ब्रेकडाउन हो गया है ना, हार्ट ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, स्ट्रोक हो सकता है, तो इंस्टेंट डेथ हो सकती है। सेरिब्रल हेमरेज, देखो ब्रेन के अंदर हेमरेज हो गया, हेमरेज का मतलब होता है कैपिलरीज का ब्रेकडाउन, क्यों? ब्लड प्रेशर वाज सुपर हाई। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स एंड देयर इनटेक अलोंग विद द अल्कोहल जनरली रिजल्ट्स इन ओवरडोजिंग। तो एक तो ड्रग है, ऊपर से ड्रिंक कर रहे हैं तो पता ही नहीं लगता, ठीक है, और वैसे भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो उस इफेक्ट को इनहांस कर देता है। सो इवन डेथ में अकर। इज दैट क्लियर? देखो कुछ चैप्टर्स जो होते हैं ना वो सिर्फ पढ़ के छोड़ नहीं देने होते, उनसे कुछ चीजें सीखनी होती हैं। लाइफ में सिर्फ नीट नहीं रह गया या बोर्ड एग्जाम्स नहीं रह गए, लाइफ इज मच मोर देन दैट। क्लियर? सो अंडरस्टैंड दिस, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिनका तुम्हें ख्याल रखना है। तो द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ, देखो वार्निंग साइंस कैसे पता लगता है तुम्हें कि ये बंदा ड्रग्स ले रहा है आजकल, ठीक है, या अल्कोहल अब्यूज, किसी भी तरह के अब्यूज कर रहा है, उसकी आदतें बदलनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 1, सडनली ड्रॉप इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल एंड कॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द पर्सनल हाइजीन, कोई साफ सफाई नहीं रखते, नहाए नहीं कितने दिन से, विड्रॉल हो रहा है, सबसे दूर दूर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, आइसोलेशन, और उदास रह रहे हैं, डिप्रेशन, बॉडी थकी थकी रहती है, फटीग, और एकदम से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, एग्रेसिव, और हर एक के रिबेलियस बिहेवियर शो करते हैं, हर एक बहुत जल्दी गुस्से में आएंगे, ठीक है। देन डिटीरियोरेटिंग रिलेशनशिप्स विद द फैमिली, जो बच्चा सबका प्यारा था और सबको प्यार से मिलता था, अब वो एकदम से ही सबसे खफा खफा और दूर रहेगा, कोई रिलेशनशिप नहीं है अच्छा खासा फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ,
और जिन चीज़ों में पहले इंटरेस्ट होता था, अब वही चीज़ें, वही हॉबीज अब उसको बेकार लगती हैं, एंड या तो नींद आ ही नहीं रही या दिन में ही सो रहा है, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं, खाना ही नहीं खा रहे क्योंकि पड़े हुए हैं नशे में, एंड देन फ्लक्चुएशंस इन द वेट या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर बहुत ही कम होना शुरू हो जाता है, भूख नहीं लगती. सो सी, what is this? These are the warning signs of drug or alcohol abuse. Question. And ये 1, 2, 3, these are the points. This is one question. Is it clear? यहाँ पे लिख लो what are the warning signs of drug and alcohol abuse and then mark down the answers. Is that clear? अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जिनके अंदर ये सारे सिम्टम्स देखें वो पक्का ड्रग अब्यूजर्स ही होंगे. देयर आर अदर सिचुएशंस ऑल्सो जिसकी वजह से बच्चा परेशान हो सकता है, बट येस, ड्रग अब्यूज कैन बी वन मेजर रीजन एज वेल. नाउ देयर मे बी सम फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस. फार रीचिंग मीन्स कुछ दूर के इफेक्ट्स, फार इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. इफ एन अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी टू बाय ड्रग्स, ही और शी मे टर्न टू स्टीलिंग. तो अब बता चुकी हूँ क्या होगा. The adverse effects are just not restricted to the person who is using drugs or alcohol. At times, the drug or alcohol addict becomes a cause of mental and financial distress to the entire family. सिर्फ एक बंदा सफर नहीं करता है, so it's a cause of mental and financial distress to the entire family and friends. So all those people who love you will be unhappy and rather very sad to see you in such situation. So don't give them such a hard time because they love you a lot. Yeah. Then those who take drugs intravenously means veins के अंदर, आपने बहुत बार मूवीज में देखा होगा, डायरेक्ट इंजेक्शन इन द वेन्स यूजिंग नीडल एंड सिरिंजेस. सी, इससे बीमारियां भी फैलेंगी. ठीक है, ये भी एक इफेक्ट है. सो ये है, ये क्वेश्चन जो पीछे हमने लिखा. सो सी, दीज आर द इफेक्ट्स. व्हाट आर दीज? दीज आर सम फॉर इम्प्लीकेशंस. इम्प्लीकेशंस कहते हैं इफेक्ट्स को. इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज. This is another question. Effects of drug abuse. Implication number 1, stealing. Then cause of mental and financial distress to the family. Then it can acquire serious infections like AIDS, hepatitis B, और तुम्हें पता है इन दोनों का कोई इलाज नहीं है. ठीक है, and other diseases transferred from one person to another by sharing the infected needles and syringes. They are chronic infections and ultimately fatal. Both can be transmitted through sexual contact or infected blood. So we have already read about it. Okay? So this was the third implication. Then adolescence में इसके long term effects भी हो सकते हैं. Heavy drinking in adulthood. तो बचपन में वो जो थोड़ा सा लेते थे वो बड़े होके, क्योंकि एक बार inhibitions नहीं रही हैं, तो अब वो बड़े होके आदतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं. So fourth, it may lead to heavy drinking in the adulthood. Chronic use of drugs and may damage the nervous system. ये इसके effects हैं. Nervous system, liver cirrhosis होगा. Use of drugs and alcohol during pregnancy. Now see, pregnancy में अगर इसका use होता है तो it can adversely affect the fetus. Is that clear? And also lead to abortion. Is that clear? चलिए आगे देखते हैं. Another misuse of drugs is what certain sportsmen do to enhance their performance. They misuse the narcotic analgesics, anabolic steroids. देखो ये sportsmen जो use करते हैं, drugs misused by sportsmen. ठीक है, कौन कौन से हैं? Analgesics, anabolic steroids. Anabolic का मतलब build up करेंगे, यानी कि energy produce करेंगे, muscle power increase करेंगे. Diuretics का मतलब जो excessive urination करवाते हैं. देखो बहुत बार ये बॉक्सिंग वगैरह में होता है ना कि आप एक पर्टिकुलर वेट वाले ग्रुप में ही खेल सकते हो, तो वेट को फ्लक्चुएट करने के लिए, वेट घटाने के लिए वो वाटर का जो लेवल है वो बॉडी का कम कर देते हैं, बॉडी का वाटर वेट कम करते हैं, तो एक्सेसिव यूरिनेशन करवाई जाती है. डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन्स इन स्पोर्ट्स इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क टू प्रमोट द एग्रेशन एंड एज अ रिजल्ट इंक्रीज द एथलेटिक परफॉर्मेंस. ठीक है, अब ये हो गए जो यूज किए जाते हैं. अब इनके साइड इफेक्ट्स देखो. साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स इन फीमेल्स. एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लिए जा रहे हैं. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो मसल इंक्रीज करता है, तो मेल्स के अंदर मसल्स ज्यादा डेवलप क्यों होती है? बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन. अब अगर फीमेल स्पोर्ट्समैन भी ये ले रही हैं, स्पोर्ट्स वुमेन भी यही ले रही हैं, तो क्या होगा? मैस्कुलिनाइजेशन होगी, फीचर्स लाइक मेल्स, है ना, टेस्टोस्टेरोन लिया जा रहा है, इंक्रीज्ड एग्रेशन भी होगा,
मूड स्विंग्स होंगे, डिप्रेशन होगा, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होंगे, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाएगी ऑन द फेस एंड द बॉडी क्योंकि मैस्कुलिन कैरेक्टर्स हैं, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरस हो जाएगी एंड डीपनिंग ऑफ अ वॉइस, यानी सारे मैस्कुलिन फीचर्स इंड्यूस हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलो उसके बाद मेल्स के अंदर देखो इसका क्या इफेक्ट होगा इन स्टीरॉइड्स को लेने का। मेल्स के अंदर क्या इफेक्ट होगा? तो अगर ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है तो एक्ने की प्रॉब्लम होती है, इंक्रीज्ड एग्रेशन होगा, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, reduction of the size of testicles, decreased sperm production, potential for the kidney and liver dysfunction या failure, breast enlargement, premature baldness, enlargement of the prostate gland. These are some effects. Is it clear? और ये इफेक्ट्स जो है परमानेंट हो सकते हैं इन एडोलेसेंट्स, मेल और फीमेल, सिवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने एंड प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ ऑफ सेंटर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ। इज दैट क्लियर? तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से, एक्सेसिव स्टीरॉइड्स की वजह से हाइट बढ़नी रुक सकती है क्योंकि एपिफाइजल प्लेट्स क्लोज हो जाती है जल्दी। इज दैट क्लियर टू ऑल? आज आई नो ये सारा ना ज्यादा रीड करने वाला ही है। अब देखो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करनी है हमने। सो एज ओल्ड एडेज ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शुरुआत ही मत करो, उसको प्रिवेंट करो ताकि बाद में उसे क्योर ना करना पड़े। होल्ड्स ट्रू हियर ऑल्सो। सो ये लाइन तुम भी यूज कर लोगे। सो जब क्वेश्चन आएगा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, so it is also true that habits such as smoking, taking drugs or alcohol are more likely to be taken up at the younger age, more during the adolescence. Okay? Hence it is best to identify the situations that may push an adolescent towards the use and to take remedial measures in time. तो शुरू ही मत होने दो. In this regard, the parents and the teachers have a special responsibility. So parents और teachers की responsibility है, ठीक है? Parenting that combines with high levels of nurturance and consistent discipline. 1. Associated with lowered risk of substance. तो जनरली ये देखा गया है कि जो पेरेंट्स अपने, यानी जो बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ये पेरेंट्स भी बच्चों को अच्छा खासा टाइम देते हैं, ठीक है? तो उनमें अच्छी बॉन्डिंग भी रहेगी और अगर अच्छी बॉन्डिंग है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो वो बच्चे इन चीज़ों की तरफ कम जाते हैं। क्लियर? So associated with lower risk. Some of the measures mentioned here would be particularly useful for prevention and control of alcohol and drugs abuse among the adolescents. Is that clear? Now see, ये जो मैंने आपको question दिया है, how to prevent the abuse of drugs. This is the last topic. Avoid undue peer pressure. तो फालतू में दोस्तों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर वो तुम्हें कह रहा है तो तुमने उसकी ही बात में आना है। तुम भी उसे समझा सकते हो कि भाई ना खुद ले और ना फालतू में ये दूसरों को बिगाड़ने का काम करे, ठीक है? तो इट शुड बी his or her own choice, personality which should be respected and nurtured. A child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limits, be it studies, sports and activities. तो इसमें पेरेंट्स का भी रोल आएगा, टीचर्स का भी आएगा कि हर बच्चे की ना एक लिमिट को समझने की ज़रूरत है, ठीक है? हर वक्त अगर उसको कोसा ही जा रहा है कि भाई तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो वो फिर फ्रेंड्स की तरफ जाएगा और फ्रेंड्स की बातें इतनी सही लगनी शुरू हो जाती है कि अगर वो कोई गलत बात भी कर रहे हैं तो हमें पता नहीं लगता एंड वी फॉल इन दैट ट्रैप, ठीक है? सेकेंडली एजुकेशन एंड काउंसलिंग, जो अभी मैं कर रही हूँ भाई। काउंसलिंग फेस प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेसेस। सो आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम आपके लाइव सेशंस लेते रहेंगे, ठीक है? आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देते रहेंगे कि कैसे चीज़ें हैंडल करो। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। तो पढ़ाई इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ गाइस, उसके अलावा लाइफ में बहुत कुछ है। तो कोई भी चीज़ लाइफ में इतनी बड़ी नहीं बनानी चाहिए कि अगर वो चीज़ ना मिले तो आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है? एक्सेप्ट द डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर्स एज अ पार्ट ऑफ लाइफ. It would also be worthwhile to channelize the child's energy into healthy pursuits. कुछ healthy habits रखो, अपने hobbies रखो, reading, music, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लेकिन वो तुम्हारे लिए हेल्दी हो। देन सीकिंग द हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स। तो अगर तुम्हें कोई भी स्ट्रेस हो रहा है अपनी लाइफ में ना, पॉजिटिव लोग रखने बड़े ज़रूरी है क्योंकि डीमोटिवेटेड हर कोई फील करता है, ठीक है? मूड मेरा भी खराब होता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा या शायद मैं अच्छा नहीं कर रही, ठीक है? लेकिन यू नीड टू हैव पॉजिटिव पीपल। अब मेरी लाइफ में अब तुम लोग भी हो जो मुझे मोटिवेट करते रहते हो कि नहीं मैम यू आर गुड, फलाना ढमकाना, है ना? कुछ तो बिल्कुल मक्खन लगाने पे याद आते हैं, तो बट ठीक है, वो मक्खन भी अच्छा लगता है और उससे मोटिवेशन फील होती है कि हाँ भाई आप ठीक कर रहे हो, ठीक? और कुछ तो भर भर के क्रिटिसाइज भी कर देते हैं कि नहीं जी आप तो बिल्कुल ही एनसीईआरटी से बाहर पढ़ा रहे हो। भाई कुछ एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ाया जा रहा, तो
ठीक है, फीलिंग गुड, बहुत सारे एटीपीज, चलो ऑल राइट। बटरिंग, बिल्कुल ज़्यादा भी बटर नहीं लगाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये देखो शुरू हो गया, मैम यू आर द बेस्ट, इतना बटर इतना बटर, इतना बटर अच्छा नहीं होता, ठीक है। चलो कल भाई हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं। सो यू विल हैव सरप्राइज फॉर टुमारो। ओके चलो बहुत हो गया अभी मक्खन, चलो आ जाओ इधर। Seeking the help from parents and peers. Help from parents and peers should be sought immediately so that they can guide appropriately. Help may even be sought from close and trusted friends. सारे friends नहीं होते. Besides getting proper advice to sort out their problems, this would help young to vent their feelings, anxiety and guilt. But you should definitely keep friends in life. बहुत important चीज़ है। तो हर वक्त टीचर्स के आगे पीछे नहीं घूमना होता, ठीक है, कि दोस्तों को धोखा दे के आप टीचर की चापलूसी कर रहे हो। नो, दोस्त पहले होते हैं, लेकिन वो दोस्त अच्छे होने चाहिए। हर दोस्त दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं होता, तो यू हैव टू चूज योर फ्रेंड्स वेरी केयरफुली। Looking for danger signs. Alert parents and teachers need to look for and identify the danger signs discussed above. So even friends, if they find someone using drugs, अगर आप सच्चे दोस्त हो तो अपने दोस्त की हेल्प करो। ये नहीं कि वो कुएं में कूद रहा है तो चलो जी हम भी साथ में कूदते हैं। एक तो आजकल ये जो मीम्स बनते हैं कि जो गुड फ्रेंड है वो आपको रोकेगा और जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपके साथ कूदेगा। ऐसे फालतू के मीम्स में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, even friends, if they find someone using drugs, should not hesitate to bring this to the notice of parents and teacher. सच्चे दोस्त हो तो उनकी हेल्प करो कि उसमें से निकल सके। चाहे उस मोमेंट के लिए उस आपका दोस्त आपसे गुस्सा होगा, उसको लगेगा कि इससे बड़ा दुश्मन तो कोई नहीं है, बट देन यू आर डूइंग द राइट थिंग। Appropriate measures should be required to diagnose the malady. Malady होता है बुराई, and underline the causes. This would help in initiating proper remedial steps or treatment. Yeah. Last, seeking professional and medical help. So a lot of help is available in the form of highly qualified psychologists. Yes. ठीक है, psychiatrists, de-addiction and rehabilitation centers, programs. तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी जल्दी इलाज हो जाए उतना अच्छा है। बट इंडिया में एक और प्रॉब्लम है ना, इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो एवरीबडी स्टार्ट्स जजिंग। साइकाट्रिस्ट के पास जाना तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये बंदा तो पक्का पागल होगा। दिस इज नॉट द थिंग, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको लग रहा है कि एकदम से आप परेशान रह रहे हो, एग्जाइटी हो रही है और डिप्रेशन फील होता है और उसका कोई आपको वैलिड रीज़न नहीं फील हो रहा, ठीक है, तो आस्क फॉर हेल्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम ना लाइफ में वी डोंट टॉक टू पीपल मच, मोबाइल्स में घुसे रहेंगे या वील टॉक अबाउट एवरी सेकेंड पर्सन। वी डोंट टॉक हार्ट टू हार्ट विद आवर फ्रेंड्स। टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। सारे आपकी प्रॉब्लम्स से किसी को सबको मतलब नहीं होता है, लेकिन आपके दोस्त जो होंगे वो आपकी बात सुनेंगे। शेयर इट विद देम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको अल्टीमेटली लगता है कि नहीं दीज थिंग्स आर नॉट हेल्पिंग, प्लीज आस्क योर पेरेंट्स टू टेक यू टू द प्रोफेशनल। वो काउंसलर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकाइट्रिस्ट हो सकते हैं, लेकिन हर तरह से आपको कोशिश करनी होगी, आपको कोशिश करनी होगी ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो सके, ठीक है। अगर डॉक्टर की भी हेल्प लेनी पड़ जाए तो क्या दिक्कत है। देखो यार, फीलिंग्स जो होती है ना, फीलिंग्स ज़्यादातर, ठीक है, नो डाउट आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी फीलिंग्स को, बट कई बार आप कैसे फील कर रहे हो ये इंटरनल मैटर भी है। आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स का ऊपर नीचे होना आपको हिला के रख सकता है। अभी हम डोपामिन की बात कर रहे थे, राइट। तो बाय चांस ये न्यूरो कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं, नथिंग टू वरी। इंसुलिन की भी तो कमी होती है, डायबिटीज, तब तो कोई नहीं छुपाता, कोई नहीं शर्माता। तो अगर न्यूरो की कमी हो गई और अगर आपको मेडिकेशन लेनी भी पड़ रही है तो क्या दिक्कत है। जिस चीज़ से लाइफ अच्छी हो रही है, ट्राई ऑल दोज बेस, अच्छी हो रही है। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ, एस्केप करने की बात मैं नहीं कर रही हूँ। चलो देखो, हेल्प इंडिविजुअल्स हु हैव अनफॉर्चुनेटली गॉट इनटू द क्वागमायर की मीन्स दलदल, ठीक है, क्वागमायर ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। विद सच हेल्प द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स विद सफिशिएंट एफर्ट्स and willpower can get rid of the problem completely and lead a perfectly normal life. Is that clear? So guys, that is all